हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक, जिसमें देखेंगे होम रूल और गांधी युग से संबंधित। इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देखिए। आप इसको अच्छे से याद रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि उन्होंने ये सरकार की स्थापना कहाँ पे की थी? अफगानिस्तान। 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की इन्होंने घोषणा की थी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? ये नारा है एक वर्ष में स्वराज। ये नारा जो है वो किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में इन्होंने ये नारा दिया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, अनअकैडमी जो कि इंडियाज़ का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि बिहार एसआई मेंस के लिए और साथ ही साथ 66वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे क्लासेज आज स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से क्लासेस ले सकते हो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बैचेज है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है शिखर एसआई करके, और ये कंप्लीट कोर्सेज आपको बिहार से मेंस के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये विजय बीपीएससी जो कंप्लीट कोर्सेज 66वीं बीपीएससी के लिए जो किसका स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, और आज से बिहार से मेंस के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। आपको करना ये है कि आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और अगर आप हमारे इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं, निरंजन 20, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। आप वहाँ पर जा करके आप हमारी इस कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि इस कोर्सेज़ में आपको मिलेगा क्या, तो देखिए, अगर आप इस कोर्सेज़ को परचेज़ कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्सेज़ कराया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टॉप 50 बिहार के जो भी अच्छे एजुकेटर हैं उनके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी आपको दी जाएगी, मॉक टेस्ट भी आपको कराया जाएगा, यानी कि कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड रखते हैं तो एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम लीगों को एक साथ कब मिला दिया गया था? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल बनाया गया था वो 28 अप्रैल 1916 को, ठीक है। और साथ ही साथ एनी बेसेंट ने अपना जो होम रूल बनाया था वो था 3 सितंबर 1916 को। दोनों 1916 में था, लेकिन दोनों का डेट अलग अलग था। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग इन दोनों को मिला दिया गया था। तो इन दोनों को मिलाया कब गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम जो होम रूल लीग स्थापित किया गया था, यानी कि अगर कंट्री में कहीं भी, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कि होम रूल सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो आयरलैंड में स्टार्ट किया गया था, रेडमांड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन वो कौन सा था जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? और वो आंदोलन यही था, यानी कि होम रूल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही। बताइए कि एनी बेसेंट जो है मुख्यतः संबंधित रही थी किससे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह शासन आंदोलन। देखिए, कभी कभी आपको नहीं पता चलेगा कि होम रूल नहीं दिया गया तो क्या करेंगे। होम का मतलब गृह यहाँ पे कह सकते हैं, और रूल का मतलब शासन। तो गृह शासन आंदोलन, इस तरह से आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और इस वीडियो को अगर आप पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक था? निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक था? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी, ये आप याद रखिएगा। एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स दिए कि इसको आप पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो सही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 3 सितंबर 1916 को इन्होंने स्टार्ट किया था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापिका थी। ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? व्लादिवोस्तोक, और जो कि एक और कह सकते हैं मैडम व्लादिवोस्तोकी और कर्नल आलकाट ने 1875 में की थी। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में यही चुनी गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो ये पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? जिस पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया था उस पत्रिका का नाम क्या है? और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन की स्थापना इन्होंने स्टार्टिंग की थी, सॉरी ये कह सकते स्टार्टिंग की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो थे वो कितने वर्षों तक रहे थे? क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल, अगर आपने गेस कर लिया है तो डेफिनेटली राइट है। ऑप्शंस 21 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 21 वर्षों तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और कब आए थे इंडिया में? तो 1915 में। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की थी? ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मित्र मेला की स्टार्टिंग जो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, लेकिन कब की थी मैं आपको वो बता दूं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1899 में। ठीक है, 1899 में। 1899 में इसकी जो कि मित्र मेला के नाम से इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन 1904 में यही जो मित्र मेला था अभिनव भारत के नाम से सामने आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य क्या था? अनुसार राजनीतिक का क्या तात्पर्य था? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो राजनीति है उसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बताइए, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहती है जो कि एग्जाम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा था? तो बताइए कि महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स आश्रम। अब बात करते हैं कि फिनिक्स आश्रम कहाँ पे था। तो फिनिक्स आश्रम जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में था, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन 1904 में ये आश्रम के रूप में था, लेकिन जब मैं आपको बताऊं तो कि 1912 में इसे फिनिक्स ट्रस्ट में बदल दिया गया था। ठीक है, फिनिक्स ट्रस्ट में बदल दिया गया था। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सदाकत आश्रम कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सदाकत जो आश्रम है ये कहाँ पे? तो ये पटना में पड़ता है, आप इसको भी याद रखेंगे। और ये जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास था कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था कौन सा संघर्ष? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपको पता है 1918 में इन्होंने किया था, तो ये संबंध है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन क्या करें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ में मुझे शेयर तो करना पड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कठिया। अब ये 3 कठिया क्या बला थी? तो मैं आपको बता दूँ कि 3 कठिया ये था कि चंपारण में जो अंग्रेज़ थे वो किसानों को 20 भागों में 3 भागों पर 3 कट्ठे, ठीक है, 3 कट्ठे में क्या किया जाता था कि नील की खेती करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो बताइए कि महात्मा गांधी का साथ चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, भारत में इनका पहला सत्याग्रह था, आप इसको भी याद रखिएगा। तो किन्होंने साथ दिया था?
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। जस्ट हम लोगों ने ऊपर में क्लियर कर ही लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कि किसानों द्वारा 3/20 यानी कि 20 भाग में से 3 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना था, यही था जो कि तिनकठिया प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था किसने? माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अच्छा, यहाँ पे चर्चिल आप देख रहे हैं, चर्चिल ने क्या कहा था? इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा था, याद रखिएगा, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, किसने उनको आदेशित ये किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, और इन्होंने इनको आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष जो अब तुम्हारा होगा, या फिर अपने शिष्य को ये बोले थे कि भारत में प्रथम वर्ष क्या करना कि खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत कर लेना, ताकि आपको सब चीज़ पता चल जाए, जाते जाते थोड़ी ना कांड करना शुरू करोगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये समझा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? बताइए, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इनको महात्मा कहकर संबोधित किया था। और ये कब किया था? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि महात्मा संबोधित इनको कब किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ से एक मैं क्वेश्चंस और आपको बताता हूँ, ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चंस बन सकता है कि महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता की सम्मानित किया था कह करके, ये आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटिश भारत को एक बड़ा, क्या बताइए क्या होगा सही आंसर? ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बताइए कि प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वाइकॉम सत्याग्रह। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये हुआ कब था? तो 1924 से 25 में ये हुआ था। और इसका कारण क्या था? तो अस्पृश्यता के जो कुप्रथा थी, अस्पृश्यता के कुप्रथा के विरोध में इसको चलाया गया था कि केरल, और कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं कि केरल के त्रावणकोर में ये चलाया गया था। ठीक है, केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से इसको जो कि चला रहा था, ऐसा नहीं कि जो हिंसात्मक तरीके से। ठीक है, गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से इसको चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी? तो गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी? प्रभावित रही थी, प्रभावित नहीं, प्रभावित रही थी। तो गांधी जी की विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, रस्किन बॉन्ड से भी, थ्योरो से भी, और जो कि लियो टॉल्स्टॉय से, ये तीनों से प्रभावित थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संतों के गीतों का एक अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नामक प्रस्तुत किया था? सॉन्ग्स फ्रॉम, यहाँ पे डी नहीं दी होना चाहिए, ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम से प्रस्तुत किया था। और ये क्या था? तो भारतीय संतों के गीतों का एक अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया था। और वो कौन थे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब महात्मा गांधी ने इसको प्रस्तुत किया था अंग्रेजी अनुवाद में। क्लियर, याद रहेगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? बताइए, किस कारागार को मंदिर का नाम दिया था गांधी जी ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यरवदा जेल को इन्होंने मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की है? तो बताइए कि इनमें से कौन कौन रचना जो है वो महात्मा गांधी की है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी, क्या होगा सही आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। माई अर्ली लाइफ,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि इनकी आत्मकथा थी, और माई चाइल्डहुड, ये तीनों के तीनों जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, इन्हीं की रचना थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? देखिए ऊपर में जो हम लोगों ने चीज़ देखा था कि खुले कान बंद मुंह जो था, इसी तरह से खुले कान बंद मुंह की जो आदेशित किया था, किन्होंने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ये वही बात को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, देश में पर्यवेक्षक और ये विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन जो महात्मा गांधी ने कब किया था? यंग इंडिया नामक जो पत्रिका थी जो कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, तो इसका संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1919 में। ठीक है, 1919 में। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। मैं भी आपको वही कहूँगा कि अगर आप गलत तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो कभी आप लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे, अपने जो भी आप सक्सेस होना चाहते हैं नहीं हो पाएंगे। इस तरह से मैं आपको जो कराता हूँ उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच सकते हैं। और ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखा है और दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे? पहला क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। सेकंड क्वेश्चन ये कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने सर्वप्रथम संबोधित किया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। रेफरल कोड का यूज़ करके आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आप BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।